Hello everyone, welcome to my channel. I am Garima Singh and in this video we are going to start a new chapter from the social and political life, which is the chapter number 4, Understanding the Law. Class will be doing another chapter of our civics, which is the chapter number 4, Understanding the Law. Okay, so when I say law, आप क्या समझते हैं इस वर्ड से? हिंदी ट्रांसलेशन अगर करें इस वर्ड की, इट मीन्स द कानून. ओके भाई, कानून को समझते हैं. क्या है कानून? व्हाट इज लॉ एंड व्हाई वी ऑल शुड अबाइड बाय द लॉ इन आवर कंट्री, राइट? सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉ or the laws, so if I talk to a normal student and ask him or her about the laws, he will be answering in terms of like we have specified age of marriage, like the legal age when one should get married, the age at which one can vote. और अगर इससे भी सिमिलर वर्ड्स में मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा आपको कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि आई वॉज राइडिंग अ बाइक विदाउट ए हेलमेट, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया. वाई? बिकॉज आई ब्रोक द लॉ. विच लॉ? नॉट वियरिंग अ हेलमेट, राइट? तो वो क्या है? आपके लिए एक लॉ है. आपने उसको तोड़ा तो आपको पनिशमेंट मिली, राइट? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. सो आज हम समझेंगे व्हाट आर दिस लॉज. बेसिकली ये है क्या ये जो लॉ है हमारी कंट्री में, दैट एवरी वन ऑफ अस आर फॉलोइंग, do they apply to all of us or there are some exception, and who are the people who actually make these laws? Okay, so the question, your chapter starts with the question, do law apply to all? इसका मतलब है क्या सबके लिए कानून सेम है? Before understanding the rule of law, let's see the situation and example which is given in your book. It says a government official helps his son in hiding who have been sentenced for 10 years for a crime. एक सरकारी ऑफिसर है जो अपने सन को हेल्प कर रहा है in order to hide somewhere. Why? Because his son has been proved guilty and he has been sentenced for 10 years. Okay, so अगर ये अंकल जो है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर अपनी बेटी की हेल्प करते हैं उसको उस सज़ा से बचाने के लिए, इट इज़ द केस ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ. इसको बोलेंगे कानून का उल्लंघन करना. ओके, इट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफिशियल हियर इज वायलेटिंग द लॉ, राइट? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई? व्हाट इज दिस वायलेशन ऑफ लॉ एंड व्हाई दिस सिचुएशन इज नोन एज वायलेशन ऑफ लॉ? कानून, जज, किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको पनिशमेंट दी है बिकॉज ही इज गिल्टी ऑफ समथिंग, राइट? तो उसको पनिशमेंट मिलेगी. एंड पनिशमेंट अगर कोर्ट ने दी है तो इट इज़ मेंट टू बी. आप उसको मना नहीं कर सकते. अगर आप किसी कानून को मना करते हो, इट मीन्स आप कानून का उल्लंघन कर रहे हो. दैट इज व्हाट द वायलेशन ऑफ लॉ. So after understanding the violation of the law, this example, let's come back to the question from where our chapter starts, which says, do law apply to all? क्या सबके लिए कानून सेम है? Answer is yes. Why? Because according to the rule of law, कानून क्या बोलता है? All person are equal for law. सब लोग बराबर है कानून के सामने. Okay? Cannot discriminate on the basis of religion, caste or gender. आपका चाहे कोई भी रिलीजन है, कोई भी कास्ट है या कोई भी जेंडर है, नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट. भाई अगर आप मेल हो तो कम सज़ा है, फीमेल है तो ज़्यादा सज़ा है. ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो आपको जेंडर या आपकी कास्ट या आपके रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करे. ओके, एंड लास्टली, लॉ अप्लाइज इक्वली टू ऑल एंड नो वन इज अबव द लॉ. ये बोलता है सबके लिए कानून बराबर है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है. एनी क्राइम और वायलेशन ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ जो अभी हमने समझा, इट सेज एनी क्राइम, कोई भी गुनाह है या कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक पनिशमेंट डिज़ाइन की गई है. कोर्ट देता ही देता है अकॉर्डिंग टू दी एक्टिविटी भी क्राइम किस लेवल का है. और हम कोर्ट पनिशमेंट कैसे देता है? फर्स्ट इट सीज वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट. गिल्टी मतलब अगर वो प्रूव हो जाती है उसकी गलती, इट मीन्स ही इज गिल्टी, उसको पनिशमेंट मिलेगी. इफ इज नॉट गिल्टी तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी. So this is what the rule of law says, that everyone is equal
No one can discriminate on the basis of religion, caste or gender, and everybody is equal and no one is above the law. I hope till now the story is clear. So now the question must be that is the situation was same if we talk about the ancient time. क्या पुराने ज़माने में भी ऐसा होता था when we were under the rule of Britishers? Let's see that. The question says, is the situation same since the ancient time? क्या पुराने टाइम से भी हमारी सिचुएशन सेम है? क्या रूल ऑफ लॉ ही चलता आया है हमारी कंट्री में? आंसर इज नो. इन द एंशिएंट इंडिया there were innumerable laws. बहुत तरह तरह के लॉज थे. ओके, रीजनल वेरिएशन थी. सपोज बहुत सारे किंगडम्स थे, राजा महाराजा थे, तो हर किंगडम के साथ अलग अलग कानून होते थे, जिसके वजह से क्या हो रहा था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, विच वॉज द लॉज वर ओवरलैपिंग. ओके, कुछ जगह कुछ अगर लीगल है तो दूसरी ही रीजन में वो चीज़ें इलीगल हो जाती थी. देयरफॉर एक बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी. नाउ कम्स द टाइम ऑफ द कॉलोनियल पीरियड. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड the law was introduced and have been credited for the introduction of the law. ये बोलता है जो colonial period है, colonial period means when we were under the rule of British, when India was a colony of the Britishers, right? So इस टाइम पे laws introduce किए गए और इसी पर्पस की वजह से अगर पूछा जाता है कि law introduce करने का credit किसको दिया जाए, it is given to the Britishers. लेकिन अब यहाँ एक न्यू प्रॉब्लम आएगी. That the historians, the Indian historians have disputed the claim. Indian जो historians है वो बोलते हैं ऐसा नहीं है. Number one reason क्या है? This is very important. Listen to the both the points very carefully. Question आ सकता है, why did the historian disputed the claim that introduction of the law belongs to the Britishers? So I am marking here star. It means this is important. Okay. तो नंबर वन रीजन हियर इज क्यों इसको बोलते हैं कि क्रेडिट ब्रिटिशर्स को नहीं देना चाहिए. पहली बात है, कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्री. बोल रहे हैं कि कुछ वेल डिफाइंड लॉज नहीं थे. जो भी था लॉ वो बेसिकली किसको फेवर करते थे? ब्रिटिशर्स को फेवर करते थे. लॉ क्या है? लॉ शुड बी फेयर एंड इक्वल फॉर एवरीबडी, विच इन केस ऑफ ब्रिटिशर्स वाज नॉट द सेम. देयरफॉर दे कॉल्ड द कॉलोनियल रूल एज द आर्बिट्री. इसको जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम्पल दिया है सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन वाज द सेडिशन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड, मेंशन द ईयर और नेम द एक्ट विच एक्चुअली एक्ट एज द लिमिटेशन ऑन द इंडियन सिटीजन्स अंडर द कॉलोनियल रूल. ओके, सेडिशन एक्ट क्या है? 1870 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था. सेडिशन एक्ट के अंदर अगर ब्रिटिशर्स को कोई भी चीज़ गलत लगती है या उनके खिलाफ लगती थी, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे. ओके, दे हैड द राइट टू अरेस्ट द पीपल अंडर द एक्ट ऑफ 1870. फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने देखा किसी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में बुरा बोला है या किसी ने न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, ओके, तो वो उसको एक बहुत बड़ा वायलेशन ऑफ लॉ समझते थे और उन लोगों को अरेस्ट कर लेते थे, पनिश करते थे. दिस वाज द सेडिशन एक्ट ऑफ 1870. ओके, बेसिकली आपको पता चल रहा है कि ब्रिटिशर्स वर बेसिकली डोमिनेंट. ओके, मतलब इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे कि अपने खिलाफ कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. देयरफॉर इंडियन हिस्टोरियंस बोलते हैं कि कॉलोनियल रूल वाज आर्बिट्ररी. ओके, वाज नॉट वेल डिफाइंड, वाज नॉट फेयर. आई होप दिस इज क्लियर. The second point says the Indian nationalists who played a significant role in the development of legal sphere in the British India. Historians मानते हैं ना ही सिर्फ ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करने में हेल्प की है, बट हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट हैं, इंडियन जो नेशनलिस्ट हैं, उन्होंने भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ताकि लीगल स्फीयर, अगर मैं लॉज वगैरह की बात करूं, लॉज को बनाने में, इंट्रोड्यूस करने में या उनको डेवलप करने में ब्रिटिश इंडिया के टाइम में इनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है. सो टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ द नेशनलिस्ट इन लॉ मेकिंग, कैसे उन्होंने रोल प्ले किया है. बेसिकली क्या हुआ,
जब नेशनलिस्ट इमर्ज होने स्टार्ट हुए, न्यू लीडर्स आए लाइक महात्मा गांधी, राइट, दे बिगेन टू इमर्ज एंड स्टार्टेड डिमांडिंग रिस्पेक्ट इन द कॉलोनियल कोर्ट्स. उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वल राइट चाहिए, जो ब्रिटिशर्स को जैसे ट्रीट किया जाता है, वी वांट इंडियंस टू बी ट्रीटेड द सेम वे. उन्होंने डिमांड करना शुरू किया. जब भी वो कोई लॉ इंट्रोड्यूस करते थे, दे स्टार्टेड यूजिंग द लीगल राइट्स टू डिफेंड द लॉ. उन्होंने लीगल राइट्स के बारे में पढ़ा, वो बताते थे कि ये एप्लीकेबल नहीं है. इस करके हम देखते हैं कि नेशनलिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, और जिसकी वजह से एवोल्यूशन ऑफ लॉ होगा. एवोल्यूशन मतलब विद चेंजिंग टाइम हमारी चीज़ें भी चेंज होगी, हमारा कानून भी चेंज होगा. एंड फाइनली वी हैव नोटिस दैट इंडिया हैड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन which has served as the foundation on which the representatives started making laws. हमने इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अंदर सबकी पावर्स, फंक्शंस, लॉज रिगार्डिंग लिखा गया, राइट. इससे हमें पता चला कि अब हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हम इलेक्ट करते हैं, जो हमारी MP MLA हम इलेक्ट करके भेजते हैं, उन्होंने हमारे लॉज बनाने स्टार्ट किए. ओके, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या एवोल्यूशन ऑफ लॉ आज भी होता है? अगर हम प्रेजेंट की बात करें, आंसर इज यस. एवोल्यूशन होता रहता है. एवोल्यूशन क्या है? चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम. ओके, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे चीज़ें भी चेंज होगी, लॉ भी चेंज होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो पहले हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रॉपर्टी होती थी, कोई भी प्रॉपर्टी है, जैसे किसी के पापा की प्रॉपर्टी है, इट वॉज टू बी ट्रांसफर्ड टू ओनली द मेल चाइल्ड. सन को ही मिलती थी. ओके, वाइफ को और बेटी को नहीं जाती थी. अब आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले ही इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट मतलब चेंज लाया गया है. अब इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है, इट कैन बी ट्रांसफर्ड इक्वली टू दैट ऑफ द फीमेल चाइल्ड. लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है. ओके, सो आपने देखा टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे जो लॉज हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं. आई होप टिल नाउ द चैप्टर इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इन वंस माइंड कुड बी, हाउ डू द न्यू लॉज कम अबाउट? भाई पार्लियामेंट को कैसे पता चलता है इट्स टाइम टू चेंज द लॉ, कि अभी इवॉल्व करने का टाइम है, एवोल्यूशन आना चाहिए, राइट. So as you all know, Parliament is the one who makes the law. Okay, the representatives chosen by the people. Okay, so there are many ways through which it takes place. Parliament कैसे हर टाइमली इस चीज़ को अपडेट करता है, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, काफ़ी सारी वेज है जिससे उसको पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, it will see the issues that are being raised by the various groups in the society. ग्रुप में, सोसाइटी में लोग किस चीज़ के लिए ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, यू मस्ट हैव सीन इन द न्यूज़पेपर और इन द टीवी देयर आर सेवरल फार्मर्स हु हैव कम आउट ऑन द रोड्स एंड आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, राइट. तो अभी सरकार को पता चल गया है कि कोई प्रॉब्लम है, किसी लॉ में प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज करना होगा. नंबर 1 पॉइंट हियर इज issues raised by the various groups in the society. This is the number 1 way how the parliament gets to know that it's time to update the law. Then second is protest. हमारे इकोनॉमी में, हमारे सराउंडिंग में किस रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहा है, सिटीजन क्या डिमांड कर रहे हैं. वॉइस ऑफ द सिटीजन्स के से पता चलता है कि लोगों को क्या चाहिए. एंड ऑल्सो थ्रू द रोल ऑफ द TV, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा. Okay, these are the ways from where the parliament gets the idea that it's the time to update a particular law. Okay, now let's learn from an example that how the law against the domestic violence came in. Okay, like a very interesting story regarding your domestic violence law is given in your book. Okay, आपको पता चलेगा कि कैसे एक domestic violence law है वो आया. So let's talk about how did the domestic violence law came in. So the very first cartoon shows the time period of October 2006, where two ladies are reading in the newspaper that there has been amendment in the Domestic Violence Act, right? And finally a new law has been passed. Okay,
सो दे बोथ आर डिस्कसिंग इजंट इट द ग्रेट डे, ये बोलते हैं इनको। क्यों? क्योंकि आज एक अप्रोप्रिएट एक्ट पास हुआ है, एक अच्छा लॉ बना है, नाउ विमेन आर सेफ। दिस लेडी सेज नॉट जस्ट फॉर विमेन, अगर सोसाइटी में विमेन खुश है, वो सिर्फ विमेन के लिए खुश नहीं है, खुद के लिए भला नहीं है, रादर इट विल बी गुड फॉर द होल ऑफ द फैमिली। अगर आपकी मम्मी खुश है, आपको खुश रखेंगे, आपकी फैमिली को खुश रखेंगे, राइट? देयरफॉर ये बोलते हैं ये सब क्या है, ये पूरी सोसाइटी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेक्शन दी गई है विमेन को अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस। आज लॉ पास हो गया है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या? जब लेडीज को या विमेन को घर में मारपीट की जाती थी उनके साथ। ओके, दिस इज व्हाट द डोमेस्टिक वायलेंस वाज। ओके, घर में मार पिटाई, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए लेडीज को, विमेन को ये लॉ पास किया गया था। उसके बाद पहले की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द 1991 टाइम पीरियड। ओके, यहाँ इस पूरी स्टोरी में बताया गया है देयर आर फ्यू लेडीज हु हैव कम इन द ऑफिस टू कंप्लेन। ओके, दे आर डिस्कसिंग दैट हर हस्बैंड इज बीटिंग हर, abusing her, but she is feeling ashamed that with whom she should share her pain. Okay, so finally they get the idea, they all decided to come together and raise their voice. Okay, अब उन्होंने आवाज उठाएंगे। Various women organization forums came together, they started protesting publicly, and this is how the parliament will get to know कि लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ एक न्यू लॉ बनाया जाना चाहिए। काफ़ी रेगुलर मीटिंग होती है, डेफिनेशन ऑफ वायलेंस डिफाइन की जाती है कि वायलेंस किस चीज़ को वायलेंस समझा जाएगा, एंड फाइनल डिस्कशन हो रही है, पता चला है कि कहाँ लॉ चेंज होना है। तो फाइनली एक बिल मतलब एक लोकसभा में एक चीज़ रखी जाएगी सामने कि दिस इज़ व्हाट वेयर वी वांट अ चेंज इन आवर लॉ सिस्टम। ओके, तो रखा गया, लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में डिस्कशन होगी, फिर फाइनली प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, तो वो एक एक्ट बन जाएगा, राइट? तो फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट इन 2002, बट तब ये बिल यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, द विमेन ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट हैप्पी विद द डेफिनेशन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। जो इस वायलेंस की जो इन्होंने डेफिनेशन दी गई थी भी किस किस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस समझा जाएगा, दैट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री हियर। ओके, देयरफॉर व्हाट हैपेंड वर गिवन रिगार्डिंग टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ द वायलेंस। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी, स्टैंडिंग कमेटी में उसकी डिस्कशन हुई, एंड फाइनली a new law was introduced in 2006 where we had a new law. This is how the parliaments get to know what are the changes required. Okay, accordingly they introduced the bill, discussed the things in the parliament, and finally at the final stage the president give his assent to the bill and it becomes a act. This is how the new laws come about. I hope the story is clear. We have another topic which is related to law only. Can laws be unpopular and controversial too? Unpopular मतलब कि कानून बना दिया गया है लेकिन लोगों को नहीं समझ में आया है, वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ओके, क्योंकि लोगों को नहीं पसंद आया कानून। कॉन्ट्रोवर्शियल कैसे कि किस मोटिव से, किस इंटेंशन से वो चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल ना करे तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ कहलाएगा। Okay, so as you all know, suppose the parliament passes a law और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मिल जाती है, संविधान भी बोलता है कि ये कानून सही बना है, बट इट कैन बी स्टिल एन अनपॉपुलर प्लस एन अनएक्सेप्टेबल लॉ। हो सकता है लोग उसको एक्सेप्ट ना करें, कि हो सकता है उस लॉ को इतनी पॉपुलैरिटी ना मिले। ओके, ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज when people feel, लोगों को लगता है the intention is unfair plus harmful, लोगों को लगता है जिस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाना था कानून उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल नहीं कर रहा है, अनफेयर लॉ है, या वो किसी को नुकसान दे रहा है, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। Therefore people क्या करेंगे? People will start protesting, प्रोटेस्ट करेगी। अगर गवर्नमेंट को लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं लॉ ठीक है और विद टाइम चीजें ठीक कर देगी, तो गवर्नमेंट विल स्टिक टू इट्स डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट अगर रियलाइज करती है दैट दिस इज एक्चुअली हार्मिंग अ लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी,
गवर्नमेंट विल कम अंडर द प्रेशर टू चेंज द लॉ. ओके, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कोई भी लॉ जो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड क्यों ना हो, बट स्टिल इट कैन बी अनपॉपुलर प्लस अनअक्सेप्टेबल. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, द लॉ मेकिंग इज अगेंस्ट द हॉकिंग एंड द स्ट्रीट मार्केटिंग. ओके, उन्होंने कानून बनाया कि हॉकिंग और स्ट्रीट मार्केटिंग इज इलीगल. एक तरीके से देखो गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है. गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है कि फुटपाथ पे छोटे छोटे वेंडर्स ना बैठे, पार्किंग एरिया है वो खाली रहे ताकि व्हीकल्स पार्क की जा सके, राइट. इसलिए उन्होंने बोला कि हॉकिंग और स्ट्रीट मार्केटिंग जो है इलीगल रहेगी. लेकिन अगर आप इसकी दूसरी साइड देखो, जो ये स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो स्ट्रीट मार्केटिंग से अपना घर चलाते हैं, या हॉकर्स हैं छोटे छोटे, तो उनकी तो पूरी इनकम किस पे डिपेंड करती है, हॉकिंग और स्ट्रीट मार्केटिंग पे. अगर आप इनको इलीगल कर दोगे, उनका घर कैसे चलेगा. ओके, तो लोगों को अगर अपनी बात लेके आनी है, लोगों को बताना है गवर्नमेंट को दैट दिस लॉ इज एक्चुअली हार्मिंग आवर इंटरेस्ट or harming these sections interest, a particular section of society's interest, they will come and protest. Like you have seen in today's scenario, how the farmers are protesting against the present ordinance, right. कितने सारे किसान निकल के आए हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है that is against their will. The intention behind that ordinance is not fair and is harming their interest. Okay, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. Let's see whether the government changes the law or it will stick to its decision. So guys, that was it for this chapter. We have completed our chapter number 4 of civics, which was basically understanding the law. Very small chapter, very easy chapter. In any case, if you guys are having any problem in any of the concept, feel free to comment down in the comment section. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh, and if you like this video then do not hesitate to press in that thumbs up icon. And also guys, if you are new to my channel, make sure you like, share and subscribe and help us grow each day. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh.